हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भरत शंकर। तो ये बात आप सबको ऑलरेडी पता ही है कि एफआईएस जो है और हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स भी जो है वो इंडियन मार्केट्स में बेच रहे हैं और उनके इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। एक नजरिए से ये इंडियन मार्केट के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन अभी चाइनीज इकोनॉमी में जो ग्रोथ एंटिसिपेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से एफआईएस और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस ग्रोथ का एक बहुत बड़ा बेनिफैक्टर इंडिया का एक पर्टिकुलर सेक्टर हो सकता है। और ये जो सेक्टर है और इस सेक्टर में जो स्टॉक्स है उनमें रिसेंटली एक मैसिव करेक्शन भी हुआ था। अभी चाइनीज इकोनॉमी में ग्रोथ होने की वजह से इंडिया का ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है जहां पर पोटेंशियल टर्न अराउंड हो सकता है, या ये जो टर्न अराउंड सेक्टर है, हम इसके रिलेटेड जो फंडामेंटल रीजंस है उसको भी स्टडी करेंगे और इस टर्न अराउंड के पीछे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उसे भी स्टडी करेंगे। और फाइनली हम चार्ट्स पे इसका टेक्निकल्स भी देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल्स के बेसिस पे ये सेक्टर अभी किस तरीके से पोजीशनड है, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही क्विक अपडेट है। हमें जो इस हफ्ते टेक्निकल एनालिसिस का सेमिनार करने वाले हैं, जहां पर हम इलियट वेव थ्योरी को स्टडी करने वाले हैं, उसके रिलेटेड आप में से कई सारे लोग क्वेरीज लिख रहे थे कि हम वेबसाइट से इस सेमिनार पे रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। सो आई वांटेड टू अपडेट यू गाइस, वेबसाइट पे आप इस सेमिनार पे रजिस्टर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन रोक दिया है बिकॉज ऑल द स्लॉट्स आर फिल्ड एंड आई एम नॉट श्योर हम फिर से कब रजिस्ट्रेशन वापस ओपन करेंगे। जब ये फिर से ओपन होगा तो आई मेक श्योर आई कीप यू गाइस अपडेटेड। और वेबसाइट्स पे जो हम रजिस्ट्रेशन ले रहे थे उसका सेमिनार जूम पे होने वाला था, लेकिन उसके साथ साथ ये सेमिनार यूट्यूब लाइव पे भी होने वाला है और अभी भी चांस है कि आप लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन करके यूट्यूब लाइव पे ये जो टेक्निकल एनालिसिस का सेमिनार होने वाला है आप इसको अटेंड कर सकते हैं, जहां पर हम इलियट वेव के जरिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लिए जाते हैं, जो स्विंग ट्रेड्स लिए जाते हैं, उसको बहुत ही इन डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। तो लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है, जाके चेक कर लीजिए। और ये जो लर्निंग कम्युनिटी है इसको आप फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको फ्री में कैसे ज्वाइन करना है उसका इंफॉर्मेशन आप हमारे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट से ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो टर्न अराउंड सेक्टर है इसको समझने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि चाइना में हो क्या रहा है और इसकी वजह से इंडिया का जो सेक्टर है जो चाइनीज ग्रोथ का बेनिफैक्टर हो सकता है वो चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। तो अभी अगर हम पूरी चाइनीज इकोनॉमी में क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा और वीडियो भी इजीली 1-2 घंटे का तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम नैरो डाउन करेंगे और अभी हम चाइनीज इकोनॉमी को उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसका जो ऑटो सेक्टर है और बाकी के जो मेटल कंज्यूमिंग सेक्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो अभी हुआ क्या है, चाइनीज इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ है क्योंकि अगर आप चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ का रीसेंट डेटा देखेंगे तो लास्ट 5 क्वार्टर्स में यानी लास्ट 15 मंथ्स में चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अपने वर्स्ट पेस पे है, यानी लोएस्ट ग्रोथ रेट पे है इन द लास्ट 15 मंथ्स। लेकिन चाइना का जो ग्रोथ टारगेट है वो अराउंड 5% फॉर द ईयर है। तो इसीलिए चाइना का जो गवर्नमेंट है दे आर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर टू ब्रिंग बैक द ग्रोथ इन द इकोनॉमी, क्योंकि अभी ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है उसकी वजह से डिफ्लेशन और स्टैग्नेशन का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है इन द चाइनीज इकोनॉमी। और यहां पर कुछ लोग डिफ्लेशन को गलत मान सकते हैं क्योंकि वो लोग ये सोच सकते हैं कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ना और डिफ्लेशन यानी महंगाई घटना। तो ऐसे केस में डिफ्लेशन अच्छा है ऐसे कुछ लोग सोच सकते हैं, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि आपने 1 करोड़ रुपए लोन लेके एक जमीन खरीदा है और अभी डिफ्लेशन की वजह से उस जमीन का वैल्यू जो है वो 1 करोड़ से कम होकर अगर 40 लाख रुपए हो जाता है तो जस्ट इमेजिन व्हाट कुड बी द सिचुएशन। और ऐसा ही सिचुएशन आप इकोनॉमी में जो बाकी एसेट्स है, बाकी के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन पे भी अगर डिफ्लेशन का इफेक्ट पड़ता है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स इसका जो मेन इंपैक्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर ही पड़ता है एंड फॉर दैट रीजन अभी अगर आप देखेंगे तो इस इकोनॉमिक स्लोडाउन का बहुत बड़ा लूजर या बहुत बड़ा इंपैक्ट चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर पड़ा है। और ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्लोडाउन होता है तो मेटल कंजम्पशन भी कम हो जाता है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है इज वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर्स ऑफ मेटल एंड मेटल प्रोडक्ट्स। और उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर को डिस्कस करने से पहले ऐसे जो क्वालिटी रिसर्च हम आपके सामने लाते हैं उसके लिए अगर आप हमें थैंक्स बोलना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू लिख के आप हमें और भी ज्यादा इंकरेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ उन नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाए उसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद चाइना में अभी प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस हो रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाइना का जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो चाइनीज इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है और चाइना का जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसने 2021 में पीक किया था और वहां से वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चाइना में जो डेवलपर्स है वो डिफॉल्ट कर रहे हैं यानी वो बैंकक्रप्ट होकर हाथ उठा रहे हैं और चाइना में जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है वो कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं। यानी जो मैंने डिफ्लेशन का सिचुएशन आपको बताया था वो ऑलरेडी वहां पर यानी चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट में मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन अभी ये स्टार्ट ही हुआ है जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट इसको स्टार्ट पे ही रोकना चाहता है बिकॉज अगर ये आगे जाएगा तो ये बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी बन सकता है। तो अभी चाइना में अगर प्रॉपर्टी डेवलपर्स डिफॉल्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस कंटिन्यूअसली गिर
रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो भी वन ऑफ द मेजर मेटल कंज्यूमर्स है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप घर बनाने जाओगे तो जो भी मेटल स्ट्रक्चर है, इंटीरियर से एक्सटीरियर से, उसमें कितना मेटल कंजम्पशन होता है, तो उसकी वजह से भी मेटल कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हुआ है। और उसके बाद तीसरा रीजन ये है कि अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से कंज्यूमर डिमांड कम हो गया है। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत सारे सेक्टर्स में कम हुआ है, लेकिन एक मेजर सेक्टर इस कंज्यूमर डिमांड की वजह से इंपैक्टेड है, और वो सेक्टर है ऑटो सेक्टर। क्योंकि चाइना में जो लोन लेके गाड़ी लेने वाले थे वो कम हो गए हैं, जिनके पास पैसा है वो पैसा वो संभाल के रख रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, ऑलरेडी प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिर रहे हैं, इकोनॉमी गिर रहा है, तो इसलिए सारे जो लोग हैं वो ऑन द सेफर साइड है। कोई भी नई गाड़ी लेके शो ऑफ नहीं कर रहा है, और जिसको गाड़ी की जरूरत है तो वो भी बोल रहा है चलो भाई अभी टू व्हीलर चला लेते हैं, जब इकोनॉमी ठीक होगा, जब अर्निंग बढ़ेगा तब देखेंगे फोर व्हीलर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। जैसे इंडिया में होता है, लोग तो हर जगह सेम ही होते हैं, गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं, लैंग्वेज अलग अलग होता है, कल्चर अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कॉमन मैन होता है, कॉमन पीपल होते हैं, मैंगो पीपल होते हैं, वो हर देश में सेम ही है। एंड ऑफ कोर्स डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड नेशंस के बेसिस पे फैसिलिटीज ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट कॉमन ही होते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी ये जो चाइना का ऑटो सेक्टर है, वहां पर भी डिमांड कम होने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर भी मेटल कंजम्पशन कम हो रहा है। यानी ओवरऑल अभी ये जो चाइना का मेटल सेक्टर है उसमें अभी मेटल कंजम्पशन कम हो गया है, क्योंकि चाइना में जो डोमेस्टिक डिमांड है मेटल का वो कम हो गया है। तो अभी अगर मेटल का डिमांड कम हो गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैन्युफैक्चरर्स जो है, यानी जो मेटल बनाने वाले कंपनीज है, वो भी अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे या प्रोडक्शन बंद करके घर में बैठ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर वो ऐसा करेंगे तो मेटल मैन्युफैक्चरर्स जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री में, प्लांट में उनका पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, तो इसलिए वो रुक नहीं सकते। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मेटल बना रहे हैं, और उस मेटल को डोमेस्टिक मार्केट अगर कंज्यूम नहीं कर पा रहा है तो उसको वो क्या कर रहे हैं, वो सस्ते दाम पे एट अ डिस्काउंटेड प्राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिस देश में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेटल्स को, वहां पर मेटल का प्राइस गिर रहा है। और किसी भी देश में अगर मान लीजिए आप एक घर बना रहे हो, आपके पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आपको मेटल 100 रुपए पे मिल रहा है और दूसरे ऑप्शन पे आपको मेटल 60 रुपीज पे मिल रहा है, तो आप मेटल कहां से खरीदोगे? ऑब्वियसली जो 60 रुपीज पे दे रहा है, क्योंकि देखिए देशभक्ति ये सब अलग है, लेकिन एक आम आदमी के लिए पैसा बचाना, बच्चों का फीस पे करना, ये सब भी खर्चे होते हैं। तो इसलिए लोग क्या करेंगे, वो भी पैसे बचाना चाहेंगे, वो भी सस्ते अल्टरनेटिव्स या सस्ते ऑप्शंस देखेंगे। और अभी चाइना जो मेटल डंप कर रहा है बाकी कंट्रीज के ऊपर, वो भी सस्ते दाम पे। उसी रीजन की वजह से इंडिया में जो स्टील इंपोर्ट किए जाते थे चाइना से, वो 65% बढ़ा है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। तो अभी अगर चाइना का चीप स्टील इंडिया में आ रहा है और सारे लोग चाइनीज स्टील बाय कर रहे हैं, तो इंडिया में जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनका क्या होगा? उन्हें भी अपना प्राइस रिड्यूस करना होगा। लेकिन डोमेस्टिक प्लेयर्स के पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो प्राइस कितना रिड्यूस कर सकते हैं उसके ऊपर एक लिमिटेशन है। और इस लिमिटेशन को समझने के लिए आपको समझना होगा डिफरेंस इन प्रोडक्शन कॉस्ट पैरिटी। यानी सिंपल वर्ड्स में, अगर चाइना का जो स्टील मैन्युफैक्चरर है, अगर वो 100 रुपए पे स्टील बना पा रहा है और उसको वो 110 रुपए पे इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, और वही इंडिया का जो स्टील मैन्युफैक्चरर है, अगर वो 109 रुपए पे स्टील को मैन्युफैक्चर कर पा रहा है, और पहले अगर वो इस स्टील को 120 रुपए, 130 रुपए, 150 रुपए पे बेच रहा था, तो अभी उसको 110 रुपए पे इस स्टील को बेचना होगा। यानी उसको बस 1 रुपए का मुनाफा होगा। और अगर ये चाइनीज स्टील एक्सपोर्टर्स जो है, अगर ये एक्सपोर्ट कॉस्ट को 110 रुपए से 105 रुपए कर देंगे, तब क्या होगा? इंडिया का जो स्टील मैन्युफैक्चरर है वो बर्बाद हो जाएगा। और कुछ टाइम पहले एग्जैक्टली ये हुआ भी था, क्योंकि अगर आप सितंबर महीने में ये जो हॉट रोल्ड कॉइल्स है स्टील्स का, उसका अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो वो 17% गिरा था। और वो 17% क्यों गिरा था? क्योंकि चाइना और वियतनाम से इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गए थे। और यहां पर वियतनाम भी पिक्चर में क्यों आ रहा है? क्योंकि वियतनाम में भी जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स है, वो चाइना का जो डिमांड है उसको देख के उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया था, और वो अपना स्टील मेनली चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे थे। और अभी चाइनीज मार्केट डाउन है, उनका जो लोकल प्रोड्यूसर्स है वो भी वहां पर माल बेचने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो वियतनाम वालों को मार्केट कहां से मिलेगा? तो इसलिए वियतनाम वाले भी क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ इंडिया में कंजम्पशन है, तो चलो इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी सस्ते दाम पे। तो इसीलिए चाइना और वियतनाम के स्टील मैन्युफैक्चरर्स की वजह से, स्टील एक्सपोर्ट की वजह से, ये जो हॉट रोल्ड कॉइल्स स्टील है उसका प्राइस सितंबर में 17% गिरा था। यानी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अपना प्राइस रिड्यूस करना पड़ा, और इसकी वजह से क्या होगा? ये जो हमारे टाटा स्टील्स है, सेल है, बाकी के जो मेटल मैन्युफैक्चरर्स है, उनका क्या होगा? मार्जिन कम हो जाएगा और प्रॉफिट्स कम हो जाएगा। और अभी अगर ये लोग ऐसे करेंगे, यानी चाइना और वियतनाम ऐसे करेंगे और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इसमें ऑफ कोर्स स्टील सेक्टर का तो नुकसान है ही है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी नुकसान है। टैक्सेस कम हो जाएंगे, जॉब्स कम हो जाएंगे, और ये मेक इन इंडिया ये सब कहां जाएगा? राइट, ये सब भी हमें इंटैक्ट रखना है ना, हमें अपना इंडस्ट्री भी बचा के रखना है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने के लिए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने के लिए ऐसे कई सारे स्टील प्रोडक्ट्स जो चाइना और वियतनाम से इंपोर्ट किए जाते हैं, उनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने अराउंड 12% टू 30% का टैरिफ्स लगाया था, यानी एडिशनल टैक्स लगाया था, ताकि इन स्टील प्रोडक्ट्स को इंडिया में
इंपोर्ट करना महंगा हो जाए, और अगर ये महंगा होता है तो डोमेस्टिक प्लेयर्स जो है वो अपने मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे और इनके साथ वो एफिशिएंटली कॉम्पीट कर पाएंगे। बट दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। ये जरूर मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस जरूर देगा, बट दिस हैज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम येट। और अभी प्रॉब्लम क्या है, चाइना में मेटल का जो डिमांड है वो कम है, जिसकी वजह से चाइना क्या कर रहा है, वो लोअर कॉस्ट पे फॉरेन मार्केट्स को ये मेटल एक्सपोर्ट कर रहा है। और जो चाइना को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज थे जैसे कि वियतनाम है, अभी उनके पास भी मार्केट नहीं है चाइना में, जिसकी वजह से वो फिर से इंडिया जैसे कंट्रीज को या इंडिया जैसे कंट्रीज के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेटल प्राइसेस सफर कर रहे हैं, क्योंकि मेटल प्राइसेस गिर रहा है। और अभी मेटल प्राइसेस गिरने की वजह से जो मेटल सेक्टर है और मेटल स्टॉक्स है वो भी सफर कर रहे थे। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है जो चाइना की वजह से हो रहा है, उस प्रॉब्लम को सिर्फ चाइना ही सॉल्व कर सकता है। ऐसा क्यों है, लेट मी एक्सप्लेन। क्योंकि अगर आप दुनिया के टॉप 5 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज को देखेंगे तो पहले नंबर पे आता है चाइना, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे जापान, फोर्थ पे यूएसए और फिफ्थ पे रशिया आता है। तो यहां पर पहले नंबर पे चाइना जो है उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी देखिए कितना है, वो प्रोड्यूस करता है अराउंड 1019 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ क्रूड स्टील, उसने 2023 में प्रोड्यूस किया था। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है, सेकंड लार्जेस्ट है जो इंडिया है, हमारा प्रोडक्शन देखिए कितना है, अराउंड 140.2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन है। यानी हम भले ही दूसरे नंबर पे है, लेकिन चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया से अराउंड 7.2 टाइम्स ज्यादा है। कहां 1019 मिलियन मेट्रिक टन और कहां पर 140 मिलियन मेट्रिक टन। यू कैन जस्ट इमेजिन चाइना का प्रोडक्शन कितना बड़ा है। और उसके बाद अभी ये जो बड़े पैमाने पे चाइना प्रोडक्शन करता है उसको कंज्यूम करना भी सिर्फ चाइना के बस में ही है, क्योंकि अगर आप दुनिया के 5 लार्जेस्ट स्टील कंज्यूमर्स को देखेंगे तो उसमें पहले नंबर पे आता है चाइना और दूसरे पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहां पर भी देखिए जो पहले और दूसरे नंबर का प्लेयर है उन दोनों में कितना फर्क है। चाइना ने 2022 में अराउंड 920 मिलियन टन्स का फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया था, और वही यूनाइटेड स्टेट्स ने जो दूसरे नंबर पे है उन्होंने अराउंड 28.9 मिलियन मेट्रिक टन्स कंज्यूम किए थे। तो इसीलिए चाइना का जो बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है मेटल्स का, उसे अगर एक्सपोर्ट करने से रोकना है तो चाइना को खुद उन मेटल्स को कंज्यूम करना होगा। ऑफ कोर्स चाइना का डोमेस्टिक मार्केट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ चाइना एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, ऑटोमोबाइल्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, यू नेम इट, जिसकी वजह से वहां पर ऑब्वियसली कंजम्पशन ज्यादा है। तो इसीलिए अगर मेटल सेक्टर को राइज करना है तो चाइना को भी राइज करना होगा। और रिसेंटली कुछ ऐसा इवेंट भी होता है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को यह लगता है कि चाइना राइज कर सकता है फिर से, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करता है जहां पर वो ये बोलता है कि इस पैकेज के जरिए हम अपने बोरोइंग कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, यानी लोन लेने का जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम कम करना चाहते हैं, हम अपने जो रिजर्व के रिक्वायरमेंट्स है उसको लोअर करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ जो लोअर इनकम पॉपुलेशन है उसको हम एड प्रोवाइड करना चाहते हैं या उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, चाइनीज गवर्नमेंट ये भी बता रहा है कि वो आने वाले टाइम में और भी स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करेंगे ताकि वो फिर से उनके इकोनॉमी में ग्रोथ लेके आए। तो अभी इस स्टिमुलस पैकेज में एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इसकी वजह से इंडिया का जो मेटल कंपनीज है उनके ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है, अभी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया जा रहा है चाइना में, उसकी वजह से एंटिसिपेट किया जा रहा है कि सबसे पहले चाइना का जो मेटल डिमांड है वो रिकवर हो सकता है, क्योंकि इनके जो मेजर मेटल इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो कुछ टाइम से ठंडा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मेटल कंजम्पशन बहुत ही बुरी तरीके से इंपैक्टेड था। और अभी ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर इस स्टिमुलस पैकेज की वजह से अगर रिकवर होता है तो यहां पर फिर से मेटल का जो कंजम्पशन है वो एक बहुत बड़े पैमाने पे फिर से रिकवर होना चाहिए। और उसके बाद चाइना और भी ज्यादा स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस करने के साथ साथ वो अपने स्टील और नॉन फेरस मेटल्स का जो प्रोडक्शन है उसको भी कट करना चाहता है, जिसके जरिए वो अपने स्टील और नॉन फेरस मेटल्स का जो सेक्टर है उनको प्राइस सपोर्ट देना चाहता है। यानी अगर वो प्रोडक्शन को थोड़ी देर के लिए कम करेगा तो उसके बाद क्या होगा, दुनिया भर में डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, और अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑलरेडी एक जो बहुत बड़ा माल प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी इनके पास है वो फिर से माल प्रोड्यूस करेंगे और हायर दाम पे, ज्यादा दाम पे वही माल बेचेंगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। एज सिंपल एज दैट। और इसी प्रोसेस में क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ मेटल है वो रिकवर हो सकता है, सिर्फ चाइना में ही नहीं, इंडिया में, दुनिया भर में रिकवर हो सकता है, जिसकी वजह से जो मेटल सेक्टर है, मेटल प्लेयर्स है, मेटल कंपनीज है, उन्हें और ज्यादा मार्जिन मिल सकता है। अगर और ज्यादा मार्जिन यानी और ज्यादा प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर भी बढ़ता है, और अगर किसी कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर बढ़ता है तो आई डोंट हैव टू टेल यू उसके बाद क्या होता है, आप कमेंट्स में बताओ कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर बढ़ने पे क्या होता है। तो ऑफ कोर्स अभी अगर आप स्टील प्राइस देखेंगे तो 2021 और 22 के बीच में अपने पीक पे पहुंचा था, और उसके बाद ऑलमोस्ट स्टील का जो प्राइस है वो 30 to 40% उसके बाद नीचे जा चुका है। अभी यहां से अगर स्टील प्राइस रिकवर करेगा तो डेफिनेटली यहां पर स्टील मैन्युफैक्चरर्स को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन जो बाकी के सेक्टर्स है, जो स्टील कंज्यूमिंग सेक्टर्स है, उनके लिए यहां पर थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी
कंपनीज है, रिन्यूएबल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जहां पर स्टील तो इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन जो ईवी और रिन्यूएबल है वहां पर नॉन फेरस मेटल्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी अगर उनका प्राइसेस बढ़ेगा तो यहाँ पर ऐसे जो सेक्टर्स है उनका खर्चा भी बढ़ेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स थोड़े कम हो सकते हैं। तो इसलिए अगर एक सेक्टर को फायदा होगा तो वहीं दूसरी तरफ एक सेक्टर पे प्रेशर भी पड़ता है, तो ये वो सेक्टर हो सकते हैं। तो इसलिए आप इन सेक्टर्स के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। तो मैं देख रहा था कुछ टाइम से बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर टाटा स्टील में क्या हो रहा है, सेल में क्या हो रहा है, JSW स्टील, जिंदाल स्टील्स, APL अपोलो ट्यूब्स, ऐसे जो कई सारे मेटल के कंपनीज है वहां पर क्या हो रहा है, कई सारे लोगों ने सवाल पूछा था। आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन है इसने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा। तो उसके बाद अभी अगर आप मेटल सेक्टर को टेक्निकल लेवल पे देखेंगे तो अभी देखिए जो पूरा मेटल सेक्टर है कुछ टाइम से वहां पर गिरावट हुआ था, लेकिन ये जो गिरावट हो रहा था इसको सपोर्ट दिया इसके 200 डेज मूविंग एवरेज ने। और हमने लास्ट वीडियो में जब निफ्टी का डिस्कशन किया था तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी अभी 200 डेज मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है और 200 डेज मूविंग एवरेज पे उसको सपोर्ट मिल सकता है, ऐसा हमने वहां पर डिस्कशन किया था। तो देखिए यहाँ पर मेटल सेक्टर में वो ऑलरेडी हो चुका है, जहां पर मेटल सेक्टर गिरा और यहाँ पर मेटल सेक्टर यानी आई एम रेफरिंग टू निफ्टी मेटल इंडेक्स, तो यहाँ पर ये गिरा, उसके बाद इसने 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को टच किया और टच करने के बाद वहां से रिवर्स हो गया। तो अभी अगर आगे भी अगर आप मेटल सेक्टर को ट्रैक करना चाहते हैं तो यू कैन ट्रैक दिस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन, और अगर इसके ऊपर ही अगर ये रिकवर होता जाता है तो देन इट इज वेरी गुड, और अगर ये फिर से नीचे आता है और ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट करता है देन यू शुड बी अ लिटिल कॉशियस, और अगर ये इसके नीचे आता है तो उसके बाद हो सकता है मेटल सेक्टर में और भी गिरावट हो, लेकिन अभी के लिए तो रिकवर कर रहा है। अगर ये 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ही सस्टेन करता है देन इट इज प्रीटी मच गुड। तो अभी 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को टच करने के बाद तो रिकवरी हो गया है, लेकिन आगे रिकवरी कैसे हो सकता है उसको ट्रैक करने के लिए आप 100 डेज मूविंग एवरेज को भी ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो आज ही इसका जो क्लोजिंग है वो 100 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर हुआ है। तो इसलिए आने वाले टाइम में जो कैंडल्स बनेंगे उसके रिलेटेड आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि वो कैंडल्स इस 100 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर बनेंगे या नीचे बनेंगे। और अगर प्राइस और ये जो आने वाले टाइम में कैंडल्स बनेंगे अगर ये 100 डेज मूविंग एवरेज लाइन यानी जो ये ब्लू लाइन है अगर इसके ऊपर बनेंगे तो देन दैट विल बी वेरी गुड। तब ये जो मेटल सेक्टर है और मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और वहां पर मोमेंटम भी आ सकता है। तो इसीलिए अभी ये जो प्राइस है और ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन है और 100 डेज मूविंग एवरेज लाइन है, इन दोनों को अभी अगर आप ट्रैक करना चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं। और अगर एक बार ये 100 डेज मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करता है तो उसके बाद आप 50 डेज मूविंग एवरेज लाइन को ट्रैक कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि अभी शॉर्ट टर्म और नियर टर्म में कैसे रिकवरी हो रहा है। और अगर ये ब्रीच करके ऊपर जाता है तो आई मेक श्योर मैं अपने ट्विटर, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे इस इंडेक्स ने कब 100 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, वहां पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और उसके बाद अगर ये 50 डेज मूविंग एवरेज को कब अप्रोच करेगा उसके रिलेटेड वहां पर मैं अपडेट पोस्ट कर दूंगा। और अगर आप हमें ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने आज के वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर आपने कुछ सीखा है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।